उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के डिमांड पर क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आया हूं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं, मॉडल पेपर में भी पूछे गए हैं, तो इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन को काफी डिटेल से बताया जाएगा। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ जाते हैं तो उसके अंदर से जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और प्लीज आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है तो एक छोटा सा लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं मॉडल सेट पेपर 2 का। क्या लिखा गया है? अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है? तो दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने के साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट किया गया है कि प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और अगला को भी हेल्प हो सके इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, अच्छा से अच्छा स्कोर करने के लिए पिछले साल जो है काफी सारे स्टूडेंट्स इस चैनल से साथ जुड़ के इकोनॉमिक्स में 90 प्लस स्कोर किए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि 90 प्लस स्कोर करना तो प्लीज इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए। देखिएगा कि आगे जो स्टूडेंट्स हैं उनका फीडबैक थोड़ा जाके इंस्टाग्राम के आईडी पे मेरा देख लीजिएगा, उन लोगों का रिजल्ट कितना बेहतरीन रहा है आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का। ठीक है, तो प्लीज आप लोग जाके थोड़ा फीडबैक को देखिए, किस तरह से स्टूडेंट ने सपोर्ट किया था, उनका भी 90 प्लस स्कोर हुआ था। ठीक है, प्रूफ के साथ आपको इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या दिया गया। अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक से? Which problem of an economy is related to the choice of technology of production? तो देखिए, इसको मैंने काफी अच्छे से समझाया था क्या कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। आप लोग देखिएगा, जो आप लोग का वीडियो सेक्शन पे बना हुआ है इकोनॉमिक्स का पार्ट 1, इकोनॉमिक्स पार्ट 2, ठीक है, उसमें मैंने जो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या से संबंधित क्वेश्चन आपको बताया हुआ है। तो जो वो वीडियो को देखे उनको मालूम है कि जब भी चयन की तकनीक से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो समझ जाइएगा ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट होगा कि कैसे उत्पादन करना है। मैं आप जो नहीं देखे वो वीडियो, मैं उनके जानकारी के लिए बता दूं कि देखिए, अर्थव्यवस्था की जो है 3 केंद्रीय समस्या है। अर्थव्यवस्था कितनी केंद्रीय समस्या है? 3 केंद्रीय समस्या है। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, पहला है क्या उत्पादन करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा है कैसे उत्पादन करना है, हाउ टू प्रोड्यूस। और तीसरा है किसके लिए उत्पादन करना है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। लेकिन यहां क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक से है? विच प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कैसे उत्पादन करना है, हाउ टू प्रोड्यूस। हमने पढ़ा था कि इसमें क्या पढ़ा था, हमने इसमें पढ़ा था कि क्या उत्पादन करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस के बाद कैसे उत्पादन करना है, हाउ टू प्रोड्यूस। यानी अगला चयन जो होता है, अगला चयन जो होता है वो होता है आपका उत्पादन की तकनीक का। द नेक्स्ट चॉइस इज द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को याद रखेगा इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए साधनों को कैसे संयोजित किया जाए कि विशेष साधन की उपलब्धता के आधार पर एक अर्थव्यवस्था में जो है श्रम प्रधान एवं पूंजी प्रधान तकनीकी के मध्य चयन किया जा सके। इसमें याद रखिएगा, एक होता है आपका क्या, श्रम प्रधान, और एक होता है आपका पूंजी प्रधान। एक होता है श्रम प्रधान, एक होता है पूंजी प्रधान तकनीक के मध्य चयन करना पड़ता है। यानी एन इकोनॉमी में चूज बिटवीन लेबर इंसेंटिव और कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक्स। ठीक है, याद रखिएगा, इसके मध्य ही चयन करना पड़ता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि किन तकनीक के मध्य चयन करना पड़ता है, यहां कभी कभी घुमा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आपसे कि किन तकनीक के मध्य चयन करना पड़ता है, तो याद रखिएगा श्रम प्रधान और पूंजी प्रधान। ठीक है, श्रम प्रधान दैट मींस इंग्लिश में याद रखिएगा लेबर इंसेंटिव, और दूसरा हो गया आपका पूंजी प्रधान यानी कैपिटल इंटेंसिव जो है टेक्निक के बिटवीन जो है आपको चयन करना पड़ता है। इस चीज को याद रख लीजिएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स का जो वर्ड्स है थोड़ा सा आपको भारी लगता है, लेकिन जानकारी अगर आपको अच्छे से हो जाएगा तो आपको बिल्कुल भारी नहीं लगेगा। और इसलिए जो जो प्रीवियस ईयर के अंतर्गत आपका जहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है मैं उसको रिलेट करके आप लोगों को बता दे रहा हूं। देखिए, इस क्वेश्चन से काफी सारे क्वेश्चंस आपका हो गया। ठीक है, आप लोग जाके एक बार वीडियो सेक्शन में जाइएगा, वहां पे लिखा होगा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज उसको एक बार जाके आप देख लीजिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड आपका सब्जेक्टिव भी पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा रहा है, इसलिए अच्छे से इस टॉपिक को करना काफी ज्यादा जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया है?
कि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान होता है। ये देखिए इस बार के मॉडल पेपर में भी दिया गया था, फिर आपका मॉडल सेट में भी देख पा रहे हैं, ठीक है। यानी ये जो क्वेश्चन अगर दिखाएंगे आपको तो प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया, कई बार पूछा गया। तो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता वाला जो संबंधित जो प्रश्न है वो आपको हर बार देखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया था वीडियो में ही कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता का मान क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चे जो वीडियो देखे होंगे वो फट से लगाएंगे शून्य होते हैं, ठीक है, यानी 0 होता है। तो इसको अच्छे से समझना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इसका 2 से 3 रूल्स और भी है जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन ये सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाएगा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको, मैंने कहा था शुरू में कि इस वीडियो के माध्यम से आपका सब्जेक्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव दोनों भी सवाल जो है यहां पे हो जाएगा। सबसे पहले उपयोगिता से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उपयोगिता का मतलब याद रखिएगा दोस्तों, इसका अर्थ होता है कि उपभोक्ता को मिलने वाली संतुष्टि। हम किसका बात कर रहे हैं? यूटिलिटी का बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी पे कि उपयोगिता का मतलब क्या होता है। इसका अर्थ होता है उपभोक्ता को मिलने वाली संतुष्टि, जब वह अपना धन ऐसी वस्तु पर खर्च करने को इच्छुक हो जिनमें उसकी इच्छाओं को संतुष्ट करने का गुण होता है, ठीक है। जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं तो दैट मीन्स आपको उससे क्या मिलता है, जो चीज की आपको जरूरत है वो चीज की संतुष्टि आपको मिलती है, तभी ना आप उस चीज का उपभोग करते हैं। तो वही उस चीज का क्या है? उपयोगिता है। वही उस चीज का क्या है? उपयोगिता है। यूटिलिटी मीन्स रियलाइज्ड सेटिस्फेक्शन टू अ कंज्यूमर व्हेन ही विलिंग टू spend money on a stock of commodity which has the capacity to satisfy his wants, ठीक है। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। और यूटिलिटी को शॉर्ट में कहें तो यूटिलिटी इज द सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, याद रखिएगा। ये क्या होता है? सेटिस्फाइंग पावर होता है किसी भी कमोडिटी का। तो चलिए अब देखते हैं, 2 इसको कैटेगरी में बांटा गया उपयोगिता को, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। एक है कुल उपयोगिता, दूसरा है सीमांत उपयोगिता। एक है टोटल यूटिलिटी और दूसरा है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। इसको भी समझना जरूरी है। तो देखिए टोटल यूटिलिटी का आप लोग को बताया गया था क्या कि कुल उपयोगिता उपभोग की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं का क्या होता है? योग होता है। कुल उपयोगिता क्या बोले? कुल उपयोगिता उपभोग की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का क्या होता है? योग होता है। टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ ऑल सच इंडिविजुअल आइटम्स। जैसे सीमांत उपयोगिता के बारे में क्या है, इसको भी याद रख लीजिएगा। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। द एडिशनल सेटिस्फेक्शन और बेनिफिट दैट अ कंज्यूमर ड्राइव्स फ्रॉम बाइंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस, ठीक है। तो देखिए यहां पे मैंने एडिशनल यूनिट का बात किया। जैसे मान लीजिए अभी ठंड का दिन है, बहुत के बच्चे जो है साबुन का यूज बहुत ही कम करते हैं, ठीक है। अब इस समय में देखिएगा ज्यादातर ऑफर निकाला जाता है। हो सकता है उस परिवार में महीने में 2 साबुन का यूज होता है एक किसी व्यक्ति के द्वारा, तो अब वो इंसान जो है 2 साबुन का यूज कर रहा है। अभी जो है ऑफर निकाल दिया कि अगर आप एक सामान और खरीदते हैं, एक साबुन, ठीक है, 2 साबुन खरीदते थे ना वही कंपनी का, अगर उसी कंपनी का एक साबुन अगर आप एक्स्ट्रा खरीदते हैं तो आपको एक साबुन एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा। क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा साबुन क्या मिलेगा? फ्री मिलेगा। यानी किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई, अभी आप क्या किए? एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग किए, ठीक है, तो उससे आपको क्या मिल गया? फिर अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है। एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से अतिरिक्त उपयोगिता जो मिला, यही आपका क्या है? सीमांत उपयोगिता। यही क्या है? आपका सीमांत उपयोगिता। अब कुल उपयोगिता वाला भी इससे रिलेटेड देखिए कैसे है। जैसे आप अगर देख रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता जैसे जैसे बढ़ रहेगा वैसे क्या आप साबुन को क्या 2 दिन में खत्म कर दीजिएगा? नहीं, आपका उपयोगिता भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये साबुन 2 साबुन जो है आपका 1 सप्ताह या 3 सप्ताह चलता था, ठीक है, अब वो क्या हो गया? आपका 2 सप्ताह चलता था, आपका और 2 साबुन आ गया तो और 2 सप्ताह चलेगा। यानी आपका क्या हो गया? कुल उपयोगिता में भी क्या हो गया? वृद्धि हुआ। तो याद रखिएगा कुल उपयोगिता का मतलब क्या बताए कि कुल उपयोगिता उपभोग के विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का क्या होता है? योग होता है, ठीक है। द टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ सच इंडिविजुअल आइटम्स, ठीक है। टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ ऑल सच इंडिविजुअल आइटम्स। इसको याद रख लीजिएगा। चलिए एक इसको जो हम लोग मैथ से समझ लेते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं, और इससे रिलेटेड आपका जितना भी डाउट है सब आज खत्म होने वाला है कि आखिर ये सर बार बार बोलते हैं कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता का मान 0 होता है, 0 होता है, आखिर ये कैसे? इसको आप प्रूव करके बताइए। तो चलिए इसको अभी प्रूव करके बताते हैं, ठीक है।
स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया, पूछा, इसको हम लोग जो है एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले एग्जाम्पल समझ लीजिए, उसके बाद फिर आप लोग को ये समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं क्या कि जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है, ठीक है, आप स्कूल कॉलेज गए हैं और आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है और स्कूल कॉलेज के सामने क्या लगा रहता है, गुपचुप का ठेला, ठीक है, जिसको गुपचुप भी बोलते हैं, आपका कोई कोई बंगला में पुचका बोलता है, ठीक है, हिंदी में गोलगप्पा बोलते हैं। तो मान लीजिए उसका ठेला लगा और बड़ी जोर से आपका भूख लगा हुआ है। तो जब हमने यहाँ पे गया, ठीक है, जब हम यहाँ गए गुपचुप के ठेले के पास, तो हमको बड़ी जोर से भूख लगा था और वो जो गुपचुप वाला जो है क्या किया कि पहला जैसे हमको गुपचुप दिया तो उसको जब हम खाएं तो जो उस समय जो हमको संतुष्टि मिला, बहुत ही ज्यादा संतुष्टि मिला। क्या मिला? बहुत ही ज्यादा संतुष्टि मिला, पहले जैसे हम गुपचुप खाए वहां पे, ठीक है। फिर जब दूसरा खाया तो उससे थोड़ा सा कम संतुष्टि मिलेगा, फिर तीसरा जब आप खाइएगा तो उससे थोड़ा कम संतुष्टि मिलेगा, है ना, सेटिस्फाई आप थोड़ा सा कम होंगे। उसके बाद और मिलेगा तो धीरे 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 आप जब खाते जाइएगा, एक समय आपका क्या होगा, पेट भर जाएगा, एक समय क्या होगा, आपका पेट भर जाएगा। फिर भी आपको जो है आपका फ्रेंड बोलेगा नहीं एक मेरे तरफ से खा ले, ठीक है। तो जबरदस्ती जब आपका खिलाया जाएगा, तो आपको जबरदस्ती खिलाया जाएगा तो अब आपको खाने का बिल्कुल ही मन नहीं है। अगर और ज्यादा खिला दिया जाए तो आप वॉमिट कर दीजिएगा, ठीक है, आपका वॉमिटिंग हो जाएगा। तो इससे क्या समझ में आता है कि स्टार्टिंग में जब आपका भूख था तो आपको बहुत ही ज्यादा जो है सेटिस्फाई मिला, बहुत ही ज्यादा संतुष्टि मिला, लेकिन जैसे जैसे आपका भूख मिटता गया वैसे वैसे आपका जो है रुचि उस पर कम होते गया और एक टाइम ऐसे आया कि आपका रुचि ही नहीं रहा उस पर, यानी माइनस पे चला गया, है ना। तो याद रखिएगा MU जो है मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और फिर वो कहां पहुंच जाती है, माइनस में पहुंच जाती है। जैसे कि आप एग्जांपल में यहां देख सकते हैं, यहां पे आपको एक तरफ दिखाई मिल रहा होगा क्वांटिटी 0 1 2 3 4 5 6, यानी उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, 8, पहले वाला पे कुछ नहीं, ठीक है, हम कुछ भी नहीं खाए, क्वांटिटी मेरा 0 है, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या देखने को मिल रहा है, 0, यानी 0 पर कोई संतुष्टि नहीं, तो यहाँ पे डैश, ठीक है, हम कुछ भी नहीं खाए अभी तो संतुष्टि भी नहीं, तो डैश हो गया, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी भी क्या होगा, एक भी नहीं खाए भाई, तो कैसे यूटिलिटी होगा टोटल, तो 0 वो भी होगा। अब जब पहली बार जब हम गुपचुप खा रहे हैं, ठीक है, तो मेरा जो है हमको कितना का संतुष्टि मिल रहा है, 8 यूनिट का संतुष्टि मिल जा रहा है, ठीक है। तो यानी अभी आपका टोटल जो है कितना गुपचुप है, अभी तक तो आपका 8 ही है, क्योंकि पहला आप गुपचुप है तो 8 यूनिट का संतुष्टि आपको मिला है, तो टोटल यूटिलिटी भी क्या होगा, 8 होगा। फिर जैसे दूसरा गुपचुप खाया आप तो आपको कितना मार्जिनल यूटिलिटी का संतुष्टि मिला, 6 का, ठीक है। तो अब जो है थोड़ा सा हम क्या कहते हैं, बार बार जैसे आप खाते जाएगा आपका संतुष्टि क्या होगा, आपका कम होते जाएगा, सेटिस्फाई आप धीरे धीरे कम होते जाइएगा। तो 8 जैसे आप दूसरा खाए तो आपका 6 हो गया, ठीक है, लेकिन कुल उपयोगिता तो बढ़ रहा है, कुल उपयोगिता आपका गुपचुप तो काउंट होते जा रहा है ना संतुष्टि का, ठीक है, तो वो तो आपका बढ़ते जाएगा, लेकिन आपका संतुष्टि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। देखिए तीसरा खाए तो कितना पे पहुंच गया संतुष्टि, 4 पे, चौथा खाए तो कितना पे पहुंच गया, 2 पे, फिर 5 नंबर वाला खाए तो अब आपका पेट भर चुका है, ठीक है, अब आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है, तो आपका क्या हो गया, 0 हो गया। अब फिर आपको फिर भी जबरदस्ती खिला दिया जा रहा है, तो छठा जो गुपचुप है तो अब जबरदस्ती जैसे खिला दिया जा रहा है तो आपका संतुष्टि क्या हो गया, माइनस पे चल गया, एकदम अब आपका रुचि ही नहीं रहा, तो यानी आपका संतुष्टि क्या चल गया, माइनस पे चल गया। लेकिन आपका तो संतुष्टि लेवल जो है वो टोटल तो होते रहेगा बार बार, क्योंकि आप बार बार गुपचुप खाते जा रहे हैं, तो कुल उपयोगिता तो बढ़ते जाएगा। तो यहां पे आपका पहले 8 था, आप देखें क्लास 10 में आप लोगों को पढ़ाया गया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो संचयी बारंबारता में जब आप लोग पढ़े तो क्या करते थे हम लोग, 8, फिर 8 और 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, फिर 14 और 4 को जोड़िएगा तो 18, 18 और 2 को जोड़िएगा तो 20, ठीक है, 20 और 0 को जोड़िएगा तो 20, और 20 से 2 को माइनस करेंगे तो 18, ठीक है। तो यहां देखिए पहला रूल, अब हम लोग रूल समझते हैं। जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है, जब तक प्लस पे है तब तक कुल उपयोगिता भी देखिए प्लस पे हो रहा है ना, यानी द टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग सो लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव। दूसरा, जब सीमांत उपयोगिता शून्य है तो कुल उपयोगिता देखिए भैया क्या है, अधिकतम है, कुल उपयोगिता क्या है, अधिकतम है, यहां पे दिखाई मिल रहा है। यही चीज मैं आपको बता रहा था, देखिए मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तब कुल उपयोगिता सबसे अधिकतम है, 20 पॉइंट पे है, तो आपको देखने को मिला। तो मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 है तो कुल उपयोगिता आपका क्या है, 20 है, यानी सबसे अधिक है। अब उसके बाद तीसरा वाला रूल देखिए, अब जो है मार्जिनल यूटिलिटी कहां चला गया, माइनस पे,
ऋणात्मक में गया है ना। तो जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता भी क्या होती है, घटने लगती है। देखिए -2 पे गया तो यहाँ पे कुल उपयोगिता क्या हो गया, 18 हो गया है ना। तो जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है, घटने लगती है। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव देन टोटल यूटिलिटी इज डिमिनिशिंग। ठीक है, ये 3 रूल आप लोग लिख लीजिए। ये तीनों रूल से ही आपका सवाल पूछा जाएगा। जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन यहां दिया गया वही सेम क्वेश्चन एग्जाम में मिले। ये बता दिया आपका मॉडल पेपर कि आपका एग्जाम में कैसा सवाल पूछा जाएगा, किस टॉपिक से पूछा जाएगा, इसलिए जरूरी है एक एक चीज को समझना। ठीक है, जो वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आए, जो वीडियो में समझने के लिए आए, वो वीडियो में लगातार बने रहे। जो केवल वीडियो में आंसर देखने के लिए आए वो दूसरे चैनल जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे यानी हमको पता चल चुका है, यहां पे क्या बोला है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता का मान क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या होता है, 0 होता है। अभी हम लोगों ने देखा भी, जब मार्जिनल यूटिलिटी आपका क्या था, मार्जिनल यूटिलिटी आपका धनात्मक था, यानी यहां पे धनात्मक मतलब 0 पे आ गया, तब आपने देखा टोटल यूटिलिटी क्या था, 20 पे आ गया था, यानी सबसे अधिकतम था। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो गया, ऋणात्मक में आया था तो टोटल यूटिलिटी भी क्या होने लगा था, घटने लगा था। ठीक है, लेकिन हमको यहां पे पूछा है जब मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता क्या होती है, 0 होती है, तो याद रखिएगा तब कुल उपयोगिता का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। तो यहां पे क्या होगा, 0 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट करके एक प्यारा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा कि सर आप डिटेल से बताइए, या फिर आप लोग चाहेंगे तो शॉर्टकट में बताने के लिए तो वो डायरेक्ट आंसर भी बता मैं सकता हूं। ठीक है, एक बार में आपका 200 से ऊपर का क्वेश्चन हो जाएगा अगर वैसा चाहे तो। ठीक है, क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः उदासीनता वक्र होता है, जनरली एन इंडिफरेंस कर्व इज। तो देखिए इंडिफरेंस कर्व के बारे में पूछा गया, इसको मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था, लेकिन यहां पे भी आप लोगों को कर देते हैं जो बच्चे नए आए। देखिए उदासीनता वक्र जो होता है ना, 2 वस्तुओं के मात्राओं का उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्रदान करता है। इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड, it is graphically represented of the combination of two goods where the satisfaction level will remain same. Such curve is called indifference curve. ठीक है, इसे हम एक टेबल से समझते हैं। यहां उदासीनता वक्र का मैंने क्या बताया कि 2 वस्तुओं की मात्राओं के विभिन्न संयोग को दर्शाता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलता है। जैसे अगर आपको मिठाई खाने का मन हुआ या रसगुल्ला खाने का मन हुआ, क्या रसगुल्ला एक ही वैरायटी का होता है, अलग अलग वैरायटी का होता है ना। तो अगर आपको मीठा चीज खाने का मन हो रहा है तो मीठा चीज का बहुत सारा ऑप्शन है। आप जैसे गए होटल के पास, आपको मीठा चीज का बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, रसगुल्ला भी मिलेगा, गुलाब जामुन भी मिलेगा। ठीक है, तो आपका मन वहां पे कंफ्यूज हो गया कि क्या खाए, तो आप बोले कि चलो भाई दोनों ही टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही टेस्ट करेंगे। तो जब याद रखिएगा ये रूल कब लागू होगा, जब उपभोक्ता को दोनों वस्तुओं की मात्रा से जो है आपका समान संतुष्टि प्रदान करने का काम करता है, वैसी चीजों को हम इसमें शामिल करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे जैसे रसगुल्ला एक तरफ हो गया, एक तरफ आपको क्या है, गुलाब जामुन। ठीक है, तो यहां पे 2 संयोग का बात की है ना हम लोग, तो एक तरफ लेते हैं हम लोग क्या, एक्स वस्तु की मात्रा को लेते हैं गुलाब जामुन और वाई वस्तु की मात्रा को लेते हैं रसगुल्ला। ठीक है, तो यहां पे कॉम्बिनेशन हम लोग लिख दिए, देख सकते हैं संयोग को लिख दिए। पहला संयोग पे A B C D E आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं गुलाब जामुन और रसगुल्ला खाने के लिए। ठीक है, एग्जाम खत्म हो जाएगा, रिजल्ट बेहतर होगा तो बिल्कुल आप लोग को भी खिलाया जाएगा और हमें भी आप खिला सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा तो मैं आपके घर जाकर आपको रसगुल्ला और गुलाब जामुन खिलाऊंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा गया है। पहले आपका देख रहे हैं, पहले टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, हमको बहुत ज्यादा क्या है, रसगुल्ला खाना मान लीजिए पसंद है। ठीक है, किसी का कोई पसंद हो सकता है। तो मुझे पहले टाइम पे जब हम गए तो मन किया कि चलो 1 गुलाब जामुन खाते हैं और 15 जो है हम रसगुल्ला लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले टाइम पे हमने 1 गुलाब जामुन खाया और उसके बाद 15 रसगुल्ला खाते हैं। ठीक है, दूसरे टाइम पे जब गए तो वहां पे लिखा क्या कि 2 जैसे हमने गुलाब जामुन लिया तो रसगुल्ला का मात्रा यहां पे कम हो गया, है ना। फिर देखिए तीसरा टाइम पे C जो हम लिखे हैं वहां पे क्या हो रहा है, फिर जब मैंने क्या किया, गुलाब जामुन की मात्रा को फिर जैसे बढ़ाया 3 किया तो रसगुल्ला की मात्रा ऑटोमेटिक क्या हो गया, 6 हो गया। फिर डी नंबर पे देखिए क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन डी का संयोग पे क्या किए, डी का संयोग पे आपको देखने को मिल रहा है जैसे किसी ने 4 गुलाब जामुन खाया तो देखिए क्या किसका मात्रा कम हो गया, रसगुल्ला का मात्रा फिर कम हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया। और फिर किसी ने गुलाब जामुन की मात्रा को 5 यूनिट बढ़ा दिया तो यहां पे रसगुल्ला का मात्रा कितना हो गया, 1 यूनिट रह गया।
तो इससे पता चलता है कि एक वस्तु का यूनिट बढ़ाने से दूसरी वस्तु की यूनिट क्या हो जा रहा है, कम हो जाती है। यही आपको दर्शाता है कौन, इंडिफरेंस कर्व। कौन दर्शाता है, इंडिफरेंस कर्व। अब आप लोग कर्व से देखकर समझ जाइए। देखिए इस संयोग से एक कर्व बनाएंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे जैसे आप ग्राफ में हम लोग सजाए थे वैसे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, जब हमने एक गुलाब जामुन कितना खाया था, जब हमने एक गुलाब जामुन खाया था तो जो है वस्तु कितना था आपका, रसगुल्ला कितना था, 15 का, है ना। तो वहां पे हमने दिखा दिया, देख सकते हैं। फिर हम जैसे यहां पे क्या किए, जैसे 2 गुलाब जामुन खाएं तो आपका रसगुल्ला का यूनिट जो है कम हुआ, कितना हो गया, 10 हो गया। फिर 10 के बाद क्या हो गया, जैसे हमने 3 किया गुलाब जामुन तो उसके बाद कितना हो गया आपका, 6 हो गया। फिर 4 जब गुलाब जामुन किया तो आपका रसगुल्ला कितना यूनिट हो गया, 3 यूनिट हो गया। जब गुलाब जामुन मैंने 5 यूनिट यूज किया तो वहां पे आपका रसगुल्ला कितना हो गया, 1 पे आ गया, है ना। तो देख सकते हैं ये जो कर्व बन रहा है ना, ये जो है आपको क्या दिखाई मिल रहा है कि इस प्रकार जो है समान संतुष्टि वाले दो वस्तु के संयोग को दर्शाने वाले जो आपका वक्र होता है, कर्व होता है, उसको हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। और ये आपको देखने को मिल रहा है इसके अक्ष की तरफ ये झुका हुआ है ना। तो ये देख सकते हैं, इसका कुछ प्रॉपर्टीज आप लोग को बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिए पेन एंड पेपर लेकर सुन के। ठीक है, देखिए इंडिफरेंस कर्व जो होता है इज अ कॉन्वेक्स टू इज ओरिजिन। दूसरा मतलब उदासीनता वक्र जो होता है अपने मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है, कॉन्वेक्स होता है ना। देखने को मेरा फिगर से आपको पता चल रहा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। उदासीनता वक्र हमेशा नीचे की ओर झुका होता है, बिकॉज दे हैव इनवर्स रिलेशन। क्योंकि मैंने दिखाया एक वस्तु का आप बढ़ा रहे थे, दूसरा वस्तु क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। क्योंकि दो वस्तुओं के बीच क्या हो रहा है, उल्टा संबंध होता है। जैसे गुलाब जामुन की संख्या बढ़ा रहे हैं तो रसगुल्ला की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इट नेवर टचेस द बोथ एक्सेस। आप देख सकते हैं दोनों ही अक्ष को ये छू नहीं रहा है। ठीक है, बिकॉज देयर नो कॉम्बिनेशन, देयर इज अ नो कॉम्बिनेशन जीरो। इसमें जो है जीरो का कोई कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है। ठीक है, यहां प्रश्न में सामान्यतः उदासीनता वक्र जो होता है पूछा गया कैसा होता है, तो फिगर में हम लोगों ने देखकर समझ लिया, मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल करेक्ट है। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स, इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है टू द ओरिजिन। ठीक है, उत्तल होता है। तो यहां पे उत्तल आपको कहां देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे डिटेल के साथ आप लोगों को समझ के चलना है ताकि आपका थ्योरी भी कंप्लीट हो जाए और ऑब्जेक्टिव भी आपका कंप्लीट हो जाए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामान्यतः मांग वक्र का ढाल होता है। तो सामान्यतः मांग वक्र का ढाल कैसा होता है, देखिए मांग किसी वस्तु की कीमत, प्राइस एवं मांगी की मात्रा के बीच जो है विपरीत संबंध को बताता है, इनवर्स रिलेशन को बताता है। प्राइस और क्वांटिटी के बीच जो है डिमांड क्या बताता है, इनवर्स रिलेशन को बताता है, विपरीत संबंध को बताता है। यानी वस्तु की कीमत यानी प्राइस जितना ज्यादा बढ़ेगा डिमांड उतना ज्यादा क्या होगा, कम होते जाएगा। और प्राइस जितना ज्यादा कम होगा डिमांड उतना ज्यादा क्या होगा, बढ़ते जाएगा। जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। ठीक है, जब किसी वस्तु का कीमत 10 रुपए था तो केवल हम उसका कितना उपभोग कर पा रहे थे, 1 यूनिट का क्वांटिटी का यूज कर पा रहे थे। जैसे हम वस्तु को कम किए, कीमत को 8 रुपया कर दिए तो देखिए उसका क्वांटिटी बढ़ गया 2, फिर 6 किए तो क्वांटिटी बढ़ गया 3। ठीक है, फिर आपका 4 कर दिए कीमत को तो 4 बढ़ गया। फिर जब आपने बहुत ही कम कर दिया, 2 रुपया कर दिया, तो देखिए उस वस्तु का जो क्वांटिटी है कितना बढ़ गया, है ना। तो यही जो है आपका ये देखने को कैसा मिलता है हमको, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग देखने को मिलता है। ये मांग वक्र का ढाल जो होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर कहाँ देखने को मिल रहा है, बी पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग भी दिया था वो भी करेक्ट होता, ऋणात्मक दिया गया ये भी करेक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर सप्लाई होता तो आप बताइए नीचे कमेंट करके, पूर्ति का वक्र कैसा होता है नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे मांग का मैंने बता दिया ऋणात्मक होता है, तो पूर्ति का क्या होता है, ऑप्शन यही सब में है। आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने सारे बच्चे मॉडल पेपर 1 को देख के करेक्ट करते हैं यहाँ पे आंसर को। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या बोला गया। एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच होती है। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा एक सरल रेखा पर पूछा गया मांग की कीमत लोच। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ मिड पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इज पूछा गया, है ना। तो देखिए यहां पे एक आपको ये कर्व के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए यहां पे मध्य बिंदु पर पूछा गया है, तो मध्य बिंदु पर जो होगा ना, याद रखिएगा ED इक्वल्स टू 1 होगा, यानी मांग की लोच इकाई के बराबर होगा। मांग की लोच क्या होगा, इकाई के बराबर होगा। ठीक है, अगर नीचे की तरफ पूछता, ठीक है, नीचे और इसके जस्ट ऊपर में पूछता, यहाँ जस्ट ऊपर में, और ये हो गया आपका y एक्सेस और ये हो गया x एक्सेस। ठीक है,
थोड़ा सा अगर हम ईडी इक्वल्स टू 1 के जस्ट ऊपर वाई एक्सिस की तरफ थोड़ा सा ऊपर की ओर जाए तो देखिएगा बीच से थोड़ा ऊपर की ओर जाएंगे तो ईडी जो होगा वो होगा ग्रेटर देन 1। क्या होगा? ग्रेटर देन 1। बीच के थोड़ा सा ऊपर जाए तो मांग की कीमत लोच जो होगा इकाई से क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर एक्स अक्ष की तरफ थोड़ा सा नीचे की ओर आए तो ईडी जो होगा आपका याद रखिएगा, ईडी जो होगा लेस देन 1 होगा। ईडी क्या होगा? लेस देन 1 होगा, इकाई से कम होगा, याद रखिएगा। ठीक है, और फिर अगर दोनों का एक्सिस की तरफ जाए, अक्ष की ओर जाए, कहां की ओर जाए? अक्ष की ओर जाए तो ईडी जो होगा वो होगा आपका अनंत, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अक्ष की ओर बढ़ने से क्या होगा? वाई अक्ष की ओर बढ़ने से जो है अनंत होगा। ठीक है, और अगर एक्स अक्ष की ओर आए तो क्या होगा? 0 होगा। एक्स अक्ष के पास घटने से सीमा कितना हो जाएगा? 0 तक हो जाएगा। ठीक है, यहां क्वेश्चन में हमको पूछा गया है मध्य बिंदु। क्या पूछा गया था? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु में हमने पढ़ा ईडी इक्वल्स टू 1 यानी इकाई के बराबर होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कहीं से भी उठा के सवाल पूछा जा सकता है। इनफैक्ट कि यह सवाल फिगर के साथ भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको फिगर को नोट कर लीजिएगा जो मैंने बताया। तो यहाँ पे मध्य बिंदु पूछा गया है तो इकाई के बराबर यानी ऑप्शन नंबर बी एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये क्वेश्चन फिर से दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू का होता है? तो यहाँ पे किसका होता है उल्टा यू का? पहले भी मॉडल पेपर 1 में बताए थे। औसत उत्पाद का, एवरेज जो होगा आपका, प्रोडक्ट जो होगा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा यहाँ पे आपका एवरेज प्रोडक्ट, औसत उत्पाद जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं। आप लोग बताइएगा कि यहाँ जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है, बहुत सारा ऑप्शन अलग अलग देखने को मिल रहा है, इसमें कौन सा कैसा होता है? जैसे इसका हमने पढ़ा कि उल्टा यू आकार का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था उल्टा यू, लेकिन आपको पूछ सकता है कि औसत स्थिर लागत का कैसा होता है। ठीक है, तो औसत स्थिर लागत का जो होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, लिख लीजिएगा। दूसरा जो ऑप्शन बोला गया है औसत परिवर्ती लागत यानी वेरिएबल कॉस्ट का जो होता है वो कैसा होता है? उल्टा यू में ये नहीं होता है, वो पूरा पूरी गोटा यू शेप में होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और सीमांत लागत वक्र कैसा होता है? वो यू शेप का होता है। कैसा होता है? यू शेप का होता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया उल्टा यू, तो उल्टा यू किसका होता है? औसत उत्पाद का होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इस बार आपने देखा इससे रिलेटेड मैथ भी दिया गया और यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, मॉडल पेपर में। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, उत्पादन फलन Q इक्वल्स टू ए एल अल्फा के बीटा में पैमाने का प्रतिफल की माप है। द मेजरमेंट ऑफ रिटर्न्स टू स्केल इन प्रोडक्शन फंक्शन अल्फा ए एल अल्फा के बीटा इज। ठीक है, तो देखिए ये जो है द मेजरमेंट ऑफ द रिटर्न स्केल इन प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो प्रश्न है कॉप डगलस के जो है प्रोडक्शन फंक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। यानी ये जो आप देख रहे हैं समीकरण यहाँ पे आपको दिखाई मिल रहा है, ये जो है दोस्तों याद रखिएगा, ये प्रोडक्शन फंक्शन इट इज प्रोपाउंडेड बाय कॉप डगलस इन 1928। ये जो रूल आप देख रहे हैं 1928 पे किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया था? किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? कॉप डगलस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे ए एल अल्फा जो देख रहे हैं, सबसे पहले उससे पहले आपको देखने को मिल रहा है क्यू। क्या देखने को मिल रहा है? ये क्यू देखने को मिल रहा है। क्यू का मतलब क्या है? आउटपुट। क्यू का मतलब क्या है? आउटपुट। यहाँ दूसरा जो आपको देखने को मिल रहा है एल, एल क्या डिनोट करता है? एल डिनोट करता है आपका लेबर इंप्लॉयड को, नंबर ऑफ लेबर्स को। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है के, के क्या डिनोट करता है? के डिनोट करता है अमाउंट ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड को। और यहाँ पे आपको ए देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? ए। तो ए जो है आपको क्या डिनोट करता है? ए डिनोट करता है आपका टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को। नोट कर लीजिए जितने मैं बात बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि क्या किसको बोलते हैं ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं कि दोनों के ऊपर में, एक के ऊपर में अल्फा लगाया गया, दूसरे के ऊपर में क्या लगाया गया? बीटा लगाया गया। तो ये जो अल्फा और बीटा है ये इलास्टिसिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल को बताता है। इलास्टिसिटी ऑफ लेबर एंड किसको बताता है? कैपिटल को बताता है। ठीक है, देखिए इस इक्वेशन में बताने का प्रयास किया गया है, जो आप देख रहे हैं रूल ए एल अल्फा के बीटा, तो इसमें क्वेश्चन में बताने का प्रयास किया गया है कि हमने कितना लेबर और कितना कैपिटल लगा लिया, इन सबका कॉम्बिनेशन लगाने के बाद हमें आउटपुट कितना मिल रहा है। ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब यह है कि जितना आप प्रोडक्शन के लिए इनपुट डालेंगे उतना ही आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। यानी इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट, इनपुट इक्वल्स टू क्या होगा? आउटपुट। याद रखिएगा कब होगा? जब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का बात करें क्वेश्चन में तब। ठीक है,
यानी अगर इनपुट दोगुना है तो आउटपुट भी क्या होगा, दुगुना होगा। ये किनका कहना था, कॉफ डगलस का मानना था। इन्होंने 3 रूल्स दिया था। कितना रूल दिया था, 3 रूल दिया था, वो भी मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। कॉफ डगलस के कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल से रिलेटेड आपका पूछा जाएगा, ठीक है, 3 मार्क्स में ही पूछा जा सकता है। तो पहला उन्होंने रूल दिया था अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1। क्या दिया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1। अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है तो हम कहते हैं स्थिर पैमाने का प्रतिफल, यानी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल तभी कहते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा बताया था अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1। इसका मतलब होता है पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल ग्रेटर देन जब 1 होता है तो, ठीक है, यानी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इसको क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तीसरा रूल बताया था आपका अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1, या इसका मतलब होता है पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल, ठीक है, क्या होता है, पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल होता है, ठीक है। तो इन सभी रूल में अगर आप देखिएगा तो सब में क्या रूल लगाया गया है इनके द्वारा, अल्फा प्लस बीटा। क्या लिया गया, अल्फा प्लस बीटा। यहां सभी रूल्स पे अल्फा प्लस बीटा है, तो ऑप्शन में आपको करेक्ट आंसर क्या देखने को मिल रहा है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कहां देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अच्छे से करके जाइएगा, जैक की तरफ से बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चन में से है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अधिकतर स्टूडेंट को पता है क्योंकि ये क्वेश्चन कराया हुआ काफी अच्छे से, ठीक है। देखिए, जब सीमांत लागत और औसत लागत कम होती है तब औसत उत्पाद होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत ही अच्छे से आप लोग एक्सप्लेन करके बताए थे। 8 नंबर का क्या होगा, घटती है, ठीक है, क्या होगा, घटती। जब सीमांत लागत और औसत लागत से कम होती है, याद रखिएगा, जब मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट तब क्या होती है, याद रखिएगा, तब जो है वो घटती है। द एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजेस या डिमिनिशिंग। ऑप्शन नंबर ए यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9 में, 9 में बोला गया है उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने से किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है, विच कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। तो किस में होता है ऐसा, यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट किस में होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। यहां पे याद रखिएगा लाइन क्या लिखा है कि नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। जब नॉट चेंज इन द चेंज इन आउटपुट बोलेगा तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे आपका करेक्ट हो जाएगा। कुल स्थिर लागत जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस बाजार में एक फार्म स्वीकारक होता है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग मार्केट स्ट्रक्चर अ फार्म इज अ प्राइस टेकर। तो यहां जो क्वेश्चन नंबर 10 है, यहां पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किस में होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन जो होगा करेक्ट होगा। हम सभी जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो मूल्य का निर्धारण होता है वो मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है, और उद्योग जो मूल्य को निर्धारित कर देता है उसी को फार्म क्या करता है, स्वीकार करना होगा। जो फैक्ट्री आपका प्राइस को जो है पूरा बता देंगे उसी प्राइस को आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी को कहते हैं कीमत स्वीकारक, प्राइस टेकर, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका पूर्ण प्रतियोगिता हो जाएगा। अब चलिए बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 11। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी दिया जाता है। यह क्वेश्चन आप लोगों को फंसाने के लिए दिया गया है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से, बहुत सारे बच्चे हड़बड़ा के गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। देखिए एक पूर्ण प्रतियोगिता फार्म में संतुलन के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट इक्विलिब्रियम ऑफ अ फार्म इज परफेक्ट कंपटीशन। देखिए तो इस सिचुएशन में जब परफेक्ट कंपटीशन होता है ना तो वहां पे एमआर मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा, यहाँ पे एमआर बराबर क्या हो जाएगा, एमसी हो जाएगा, ठीक है। तो एमआर स्टैंड्स फॉर मार्जिनल रेवेन्यू और हियर एमसी स्टैंड्स फॉर मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो एमआर इक्वल्स टू क्या होता है इस सिचुएशन में, एमसी दोनों ही क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इन इकोनॉमिक्स द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रूल इज रिप्रेजेंटेड एज एमसी इक्वल्स टू एमआर। लेकिन ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में जो है आपको एमआर इक्वल्स टू एमसी तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा खेला कर दिया गया। क्या खेला कर दिया गया है, एमआर बराबर एमसी, फटाक से आप टिक लगा दीजिएगा। लेकिन देखिए सारे ऑप्शन ही करेक्ट है। अगर एमआर इक्वल्स टू एमसी करते हैं, ठीक है, और यहां पे क्या कर सकते हैं हम, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं एम आर माइनस एम सी बराबर 0। क्यों, क्योंकि देखिए एम आर को अगर अकेले रखना चाहे तो एम सी को उधर ले जाएंगे तो हो सकता है ऐसे भी, यानी ये ऑप्शन भी आपका सही है। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो भी तो आपका नहीं कर रहा है ना। इसको अगर हम उठा के ले जाए एम आर तो ये माइनस पे इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम सी प्लस पे हो जाएगा। यानी फिर से ये वाला सॉल्यूशन सॉल्व करने के बाद यही रूल आ जा रहा है,
फिर दूसरा वाला देखिए, इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो वही निकल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, MR डिवाइडेड बाय MC इक्वल्स टू 1। अब ये भागा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में होगा कि नहीं, तो इसको भी सॉल्व कीजिएगा। ये अगर उधर चला जाएगा तो MR बराबर क्या हो जाएगा, MC हो जाएगा। यानी देखिए मैथ के रूप में आपको फंसाने के लिए किस तरीके से क्वेश्चन सेट किया गया, यानी ये भी ऑप्शन, ये भी ऑप्शन, ये भी ऑप्शन, तीनों ही सही है, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आपका ये ही आ रहा है। तो यानी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे D, ऑल ऑफ दिस जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए सप्लाई से रिलेटेड दिया गया, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था आप लोगों को सेट 1 पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, रेखा चित्र से पूर्ति की लोच किस प्रकार मापा जा सकता है या माप की जा सकती है। ठीक है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्ड बाय द फ्लोइंग डायग्राम। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स अक्ष से जा रहा है, ये जो आपको रेखा दिख रही है ये किधर से होकर जा रही है, एक्स अक्ष से जा रही है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, लेस देन 1। जब एक्स अक्ष से जाएगा तो लेस देन क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन यहां से दे दे तो एकदम मूल बिंदु से दे दे, तो मूल बिंदु से दे तो याद रखिएगा ई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यानी अगर ओरिजिन से जाए तो इकाई के बराबर होगा। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। अगर यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया एक्स अक्ष से दिया गया, ठीक है, एक्स अक्ष से जा रहा, अगर हो सके वाई अक्ष से दे दे तो वाई अक्ष से देगा तो क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, अगर वाई अक्ष से जा रहा हो तो इसका मान इकाई से अधिक होगा। ये क्वेश्चन घुमा के दे सकता, तो मैंने तीनों ही बता दिया। यहाँ क्वेश्चन में कहां से दिया है, एक्स अक्ष से जा रहा है, तो एक्स अक्ष से जा रहा है, एक्स अक्ष से जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेस देन 1। ठीक है, करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक मुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लमसम टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स। तो क्या होता है दोस्तों, देखिए लमसम टैक्स का बात किया ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स का, तो एक मुश्त कर लगाने से, टैक्स लगाने से सप्लाई यानी पूर्ति जो होता है वो कम होता है। क्या होता है, कम होते जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने लॉ ऑफ जो है सप्लाई में पढ़ा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सप्लाई क्या होगा, डिमिनिश होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 के बाद 14 पे देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से सेट 1 पे हमने कंप्लीट किया था और एकदम डायग्राम के साथ बारीकी से आप लोगों को बताए थे। तो देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, यानी इससे क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा और इसी पैटर्न पे आपका इस बार क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, तो अच्छे से करके जाइएगा। क्वेश्चन देखने में भयंकर लग रहा है लेकिन ईजी है। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा। तो ऑन द रिमेन अनचेंज द व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग इन डिमांड ऑफ गुड्स ऑन अ मार्केट इक्विलिब्रियम। तो देखिए इस सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों, 14 नंबर जो पूछा गया इसका आपको फटाक से बहुत सारे बच्चे ने जो कॉन्सेप्ट को समझा था उसको पता चल चुका है इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो 14 का करेक्ट आंसर आपको देखने को मेरा ऑप्शन नंबर सी। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्यों होगा भैया, तो मैंने आपको बताया था कि यहां डिमांड इंक्रीज होने पर प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कीमत और मात्रा दोनों बढ़ रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। संतुलन कीमत एवं संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अधिक मांग की स्थिति में कीमत प्रवृत्ति होती है। देयर इज एक्सेस ऑफ अ डिमांड देन द प्राइस टेंड्स टू पूछा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 15 में पूछा है प्राइस टेंड्स टू से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि डिमांड ज्यादा है और वस्तु की कीमत कम है तो क्या होगा, तो कीमत बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर कहां पे समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था, मांग से रिलेटेड है ना, तो यहां पे आपका कीमत क्या होगा, बढ़ेगा, वृद्धि होने की स्थिति आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फिर सप्लाई से, यानी डिमांड और सप्लाई आपको पढ़ना है भैया। ठीक है, मैंने आपसे पूछा था कि कितने बच्चे चाहते हैं कि डिमांड और सप्लाई चैप्टर को पढ़ाए, क्योंकि सब्जेक्टिव भी भर भर के पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्टिव भी भर भर के पूछा जा रहा है। तो 16 नंबर पे क्या पूछा गया है कि अधिक की पूर्ति की स्थिति होती है जब देयर इज एक्सेस ऑफ सप्लाई व्हेन। तो क्या होगा, अधिक की स्थिति में क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। सप्लाई ज्यादा होता है तब डिमांड क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे अधिक की स्थिति पूछा है, तो सप्लाई जब ज्यादा होगा, देखिए सब कौन ज्यादा है, यहाँ पे सप्लाई जो है ज्यादा है,
ठीक है। तो सप्लाई ज़्यादा होता है तब डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, अधिक की स्थिति में। ठीक है, बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ाया था। मॉडल सेट पेपर 1 जो नहीं देखे हैं प्लीज जाके जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 17, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा। देखिए उस टॉपिक से क्वेश्चन रहने वाला है, तो एकदम अच्छे से कर लीजिएगा। जो उस वीडियो को नहीं देखे, एक क्वेश्चन मैंने काफी अच्छे से मार्केट इक्विलिब्रियम से रिलेटेड बताया था, एक बार जरूर देख लीजिएगा। भर भर के क्वेश्चन जो है दोस्तों उससे दिया गया। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा। तो देखिए क्या प्रभाव होगा, बिल्कुल आपने देखते ही, जो बच्चे वीडियो को देखे एकदम देखते ही करेक्ट लगा चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संतुलन कीमत पर बात की, यहां पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। संतुलन कीमत में वृद्धि एवं संतुलन मात्रा में क्या होगा, कमी होगा। प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी इंक्रीज एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल बी डिक्रीज। ठीक है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, बाजार संतुलन, जहां मांग और पूर्ति क्या होता है, वक्र आपस में मिलते हैं, वहां बाजार संतुलन होता है। मैंने बताया था मार्केट इक्विलिब्रियम होता है जब डिमांड और सप्लाई आपस में जहां पे क्या होता है, मिलते हैं। ठीक है, और सप्लाई पूर्ति में कमी होने पर जो है वक्र ऊपर बनेगा, यानी न्यू पॉइंट से पता चलता है कि सप्लाई में कमी होने पर जो है कीमत जो होगा बढ़ेगा और मात्रा में क्या होगा, कमी होगा। ठीक है, प्राइस इंक्रीज होगा और क्वांटिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी इस सिचुएशन में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पे करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या बोला गया। 18 में बोला गया है, एकाधिकार में अधिकतम कुल आगाम के उत्पादन स्तर पर वस्तु की मांग कीमत लोच कितनी होती है। What is the price elasticity of demand for a goods production of a maximum total revenue in monopoly। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे मोनोपोली का मतलब ही याद रखिएगा, जब एकाधिकृत बाजार का बात किया जाता है, एकाधिकार बाजार का बात किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा। एक होती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और आपको पता चल जाएगा। देखिए फिर दे दिएगा 19 पे, यहाँ पे बोला है डिओपोली यानी द्विवेदाधिकार। तो इस जैसे मोनोपोली से एक से आपको एक टिक लगाए तो द्विवेदाधिकार है, तो इसमें आपको 2 लगा दीजिएगा टिक, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दुख कष्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, नाम से ही पता चल जाता है आपको बहुत सारा चीज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 बोला है, निम्न में से किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग मार्केट डिफरेंटिएट गुड्स आर प्रोड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा क्या होगा, विभेदीकृत बाजार में जो होता है, एकाधिकृत प्रतियोगिता में मोनोपोलिस्टिक मार्केट में जो होता है, विभेदीकृत आपको वस्तुओं का कीमत देखने को मिलता है। जैसे एकाधिकार बाजार में आपका खुद का अधिकार होता है, आप सामान को चाहे 1 रुपया में बेच दे, सामान को चाहे आप 20 रुपया में बेचे, वो आप पर निर्भर करता है। यानी विभेदीकृत जब बाजार होगा ना दोस्तों, तो वहां पे आपको प्राइस जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा, अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि आप खुद जो है कीमत निर्धारित करते हैं। कीमत का निर्धारण कौन करता है, प्राइस का डिटर्मिनेशन कौन करता है, खुद आप। जो सेलर होता है वो खुद डिटरमाइन करता है, पता करता है। तो इसलिए आप किसी दुकान के पास जाइएगा तो वो अलग दाम लगाएगा, किसी दुकान के पास वही वस्तु लीजिएगा तो अलग दाम लगाएगा। दैट मीन्स जो है ये कहां देखने को मिलता है, एकाधिकृत बाजार में देखने को मिलता है। जो वस्तुओं का कीमत में अंतर कहां देखने को मिलता है, विभेदीकृत बाजार में देखने को मिलता है। और वो कैसा बाजार में होता है, एकाधिकार बाजार में होता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में देखने को मिलता है। ठीक है, 21 नंबर पे क्या पूछा गया है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज द राइटर ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो याद रखिएगा इसका नाम है जॉन मेनार्ड केन्स। क्या नाम है, जॉन मेनार्ड केन्स। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए जॉन मेनार्ड केन्स के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इस किताब में इन्होंने 2 विचार दिया है, समग्र मांग और समग्र पूर्ति, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड। ठीक है, इसे जो है आपका समष्टि अर्थशास्त्र के पिता भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, काफी ज्यादा ठंड बढ़ गया है, तो ठंड के बढ़ने से आप लोग रजाई में मत रहिए, समय काफी आपके पास कम है, मन लगा के एकदम ध्यान से एक एक क्वेश्चन को करते चलिए। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है और इकोनॉमिक्स का सवाल देख रहे हैं किस तरह का लेवल का पूछा जाता है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझना जरूरी है। जो बारीकी से समझ गए एग्जाम में फोड़ के आने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो 22 है दोस्तों, एनडीपी और जीडी में क्या संबंध है पूछा गया है।
तो जीडीपी इक्वल्स टू एनडीपी प्लस क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। मैंने काफी बार आपको बताया है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस डेप्रिसिएशन। ये आपको देखने को मिल रहा ऑप्शन कहां पे, सी पे। ये वाला जो रिलेशन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों देख सकते हैं क्या पूछा गया, निम्न में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं मध्यवर्ती वस्तु है, यानी इंटरमीडिएट गुड्स का काम कौन करता है, व्हीट करता है, पूछा गया। तो देखिए गेहूं से ही जो है आपका फाइनल गुड क्या बन रहा है, चपाती, रोटी बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी, गेहूं से आपका बिस्किट भी बनता है और गेहूं से आपका ब्रेड भी बनता है, यानी ऑल ऑफ दिस जो होगा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इन सभी के बनने में जो है इंटरमीडिएट गुड्स का कौन काम करता है, गेहूं करता है, मध्यवर्ती वस्तु का काम करता है। ठीक है, ऑल ऑफ दिस जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 देख सकते हैं, किसी वर्ष जीडीपी की गणना में निम्न में से किस मद को शामिल नहीं किया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। तो देखिए जो नया चीज कोई खरीदता है ना, तो उसको जीडीपी में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसको तो लिया जाएगा। फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भी, इसको भी शामिल किया जाएगा, ट्यूशन फी ऑफ अ टीचर। ठीक है, यहाँ पे ब्रेड का मूल्य, इसको भी शामिल किया जाएगा। सब चीज यहाँ पे शामिल किया जा रहा है, किसको छोड़ के, पूरे प्रयुक्त कार का बिक्री मूल्य। देखिए हम सेकंड हैंड चीज को जो है हम जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि जब इसे पहली बार बेचा गया था न्यू में, तो ऑलरेडी इसको जीडीपी में शामिल किया गया था। जब ऑलरेडी जो है नया चीज को शामिल कर लिया गया जीडीपी में, फिर सेकंड हैंड चीज को दोबारा हम शामिल नहीं करते। तो सेकंड हैंड चीजों को कभी भी जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता, इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बेचा गया था उसे फिर लिया गया, तो ये जो है आपका नहीं होगा शामिल। ठीक है, क्योंकि जब पहली बार बेचा गया था तभी जो ऑलरेडी जीडीपी में शामिल कर लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जा सकती है, तो किस विधि से जीडीपी की गणना की जा सकती है, पूछा गया। जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। तो यहाँ पे जीडीपी हम अलग अलग तरीके से निकालते हैं, मैंने आपको बताया हुआ था। मेथड ऑफ वैल्यू एडिशन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड जो है बहुत कम दिया जाता है, लेकिन इस बार दिया जा रहा है क्वेश्चन, तो आपको तीनों ही मेथड से आपको जीडीपी कैलकुलेशन करना सीखना होगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, वो भी वीडियो आ जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ आपको 5 मार्क्स मिल जाता है इससे। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों मेथड सही है, इसलिए आपका ऑल ऑफ दिस जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया, सन 2016 में किए गए विमुद्रीकरण में किस मूल्य के नोट को जो है बाजार प्रचलन से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, इन द डिमोनेटाइजेशन डन इन 2016 which dominations of currencies was taken out of circulation। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 500 और 1000 रुपए के नोट को जो है बाहर कर दिया गया था। जब नोटबंदी 2016 में हुआ था, तो 500 और 1000 के नोट को जो है प्रचलन से बाहर कर दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला गया, 27 में बोला कि निम्न में से कौन सा एक कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। देखिए केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर, अगर आप लोग उसका वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट कीजिएगा, वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां प्रश्न में केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन जो होगा सी करेक्ट होगा, क्योंकि केंद्रीय बैंक का मतलब नहीं रहता है कि आप जनता से जो है कितना पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, कितना आप सर्कुलेट कर रहे हैं। ये आपका जो है यह काम जो है सेंट्रल बैंक का नहीं है, ये काम किसका है, पब्लिक बैंक्स का है, वो करेंगे। ठीक है, जैसे यूको बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सब का काम है। लेकिन सेंट्रल बैंक हमारे इंडिया में आरबीआई है, आरबीआई का अलग काम होता है, ये जनता से जमा स्वीकार करने का काम इनका नहीं होता है। ठीक है, आरबीआई का देख सकते हैं यहाँ पे काम क्या क्या है, नोट का निर्गमन यानी नोट इशू करने का, अपने स्टॉक को कंट्रोल करने का। ठीक है, और ये जो होता है बैंक ऑफ गवर्नमेंट होता है, याद रखिएगा, कौन, सेंट्रल बैंक। और इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। आप लोग नीचे कमेंट कर बताइए कि आरबीआई की स्थापना कब की गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन को, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया था पहले के वीडियोज पे। भारत का एक केंद्रीय बैंक है, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज। तो भारत का एक केंद्रीय बैंक अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, क्या होगा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से सबसे तरल मुद्रा है, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से बताया था, इससे रिलेटेड आपका सब्जेक्टिव भी आएगा, तो इसका वीडियो अलग से आएगा। तो अभी के लिए याद रखिए कि तरल मुद्रा कौन है, तो ये M1 जो होता है वो तरल मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट लिक्विड मनी कहा जाता है, सबसे तरल मुद्रा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया, उपभोग फलन C = A + BY में प्रेरित उपभोग है। ठीक है,
तो प्रेरित उपभोग का बात किया है तो देखिए यहाँ पे उपभोग फलन आय एवं उपभोग के बीच के जो है फलनात्मक संबंध को बताता है। ये जो है आय और उपभोग के बीच फलनात्मक संबंध को बताता है। इसमें आपको पूछा है कि बी वाई, इसमें जो है बी वाई प्रेरित उपभोग जो है कौन है, तो प्रेरित उपभोग यही जो बी वाई देख रहे हैं ये आपका प्रेरित उपभोग है। मैं आपको हर एक चीज बता दे रहा हूं। देखिए सी का मतलब होता है कंजम्पशन, सी का मतलब क्या होता है कंजम्पशन, सी के ऊपर बार है उसका मतलब हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन, और बी वाई जो है वो है आपका प्रेरित उपभोग। क्या है प्रेरित उपभोग, इंड्यूस्ड कंजम्पशन, इसी को कहते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन कहते हैं, याद रखिएगा। तो आपको बी वाई पूछा है, प्रेरित उपभोग पूछा है, तो बी वाई जो होगा आपका प्रेरित उपभोग हो जाएगा, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उपभोग फलन में C इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई में प्रेरित उपभोग है, तो प्रेरित उपभोग जो होगा आपका बी वाई जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर डी बी वाई जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके जो है पढ़ लिया इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट पेपर 2। इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं मॉडल सेट पेपर 3 भी लेके आऊं तो नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर इस वीडियो में 500 प्लस लाइक देखने को मिलता है तो जल्द ही जो है मॉडल सेट पेपर 3 भी जारी किया जाएगा। आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के बीच शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, आप लोग बहुत अच्छे से एग्जाम को दीजिए। और अगर आप लोग मॉडल सेट पेपर 3 चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्लीज एक छोटा सा आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।